बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, DGI SPR मेजर जनरल अहमद शीर साहब ने कहा है कि आज़ादी इज़हार राय के पीछे छुपकर सिक्योरिटी को दाव पर लगाने की इजाज़त नहीं दे सकते। इसके अलावा कमीशन के हवाले से उन्होंने कहा कि हम कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत से मुतल्लिक असखुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि जो जज मुदाखलत देखकर कुछ नहीं कर सकता वो घर बैठ जाए। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नजर। डॉक्टर साहब, आज जो है DGI SPR मेजर जनरल अहमद शीर साहब ने जो गुफ्तगू की उसमें कहा गया कि एक सियासी जमात की जानिब से कहा जाता है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। उन्होंने कहा कि हम कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो कमीशन है वो तह तक जाएगा मामलात की। तो जाए, तह तक तो जाना चाहिए, इसमें तो कोई मेरे ख्याल की कोई ऐसी बात है। उन्होंने 2014 का कहा तो 2014 से भी बन जाए तो कोई इसमें मुज़ायका नहीं है और उसमें बनना चाहिए। अब मसला इशू इसमें यह कि जुडिशल कमीशन जो है वो कौन बनाता है। जुडिशल कमीशन या तो सुप्रीम कोर्ट बनाती है, जैसे कि मेमोगेट में हुआ था, और या जो है हुकूमत बनाती है। और फिर उसमें जजेस कौन से होते हैं, क्या होता है। अभी ये धरना केस, जो फैज़ाबाद धरना केस का जुडिशल कमीशन आया ना सामने, उसकी अपनी रिपोर्ट लेके, तो उसमें से क्या निकला है। चीफ जस्टिस साहब के आप कल उनके जो जज्बात थे और जो रिमार्क्स थे वो देखने के लायक थे। उसमें से क्या निकला है। तो बना लें जुडिशल कमीशन, बनना चाहिए ये मुल्क के अंदर, ये अगर इस तरह की चीज़ है। लेकिन इसको असल जो बात है वो है कि वही 3 बातें, सिक्योरिटी, मईशत, और ये जो हद से ज़्यादा पोलराइजेशन हो गई है, और उसके साथ ही जो ये सोशल अनरेस्ट फैल रहा है, इसको ठीक करना है। ये इश्यूज हैं। अब मसला ये है कि ये कहीं ना कहीं तो देखें, मैं तो जाहिर है कि अभी इस वक्त एक हालात 9 मई के हवाले से ऐसे हैं, और 9 मई को भी साल होने को है। अब साल होने को है, उस सज़ाएँ कितनी हो गई हैं, कितनी नहीं हुई, कौन से बेगुनाह लोग हैं, क्या कोर्ट मार्शल हो गया, क्या नहीं हुआ, क्या हुआ, अदालतों ने फैसले रोके हुए हैं, वो क्या करना है। मतलब अगर देखें ना, लोग बेगुनाह हैं, अंदर पड़े हुए साल से, एक्सेसिस हुई हैं, नहीं हुई, जो जिम्मेदारान हैं वो क्या, वो मतलब इसको कैसे आगे, कोई तो हल होगा ना, मुल्क आगे चलेगा। मतलब मुल्क को आगे चलाना है ना। अब बाहर से देखें, सरमायाकार आए हुए हैं, सऊदी आए हुए हैं बाहर, तो क्या वो यहाँ पे वो एक्स की पाबंदी लगी हुई है और ये हुआ हुआ है, तो ये अच्छा मुनासिब नहीं। इसका कोई भी हल तो निकलेगा तो वो बैठ के निकलेगा ना। और 8 फरवरी के बाद तो हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हो गए हैं इलेक्शंस के बाद। तो वो अब जाहिर है वो ISPR ने जो बात की है वो उनकी बातों में, लेकिन वो बात वही सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने पहले बात की, और फिर सियासी अदम इस्तेकाम पैदा हो रहा है ये। लेकिन इसका हल क्या है। असल बात तो ये, इसका हल को लेकर आए ना इसका सामने, इसको सोल्यूशन क्या है। मतलब मैं एक बात कह रहा हूँ, सामने से एक बात हो रही है, फिर उधर से जवाब। इस चक्कर में, पूरे चक्कर में वो गंदम गायब हो गई। आज गंदम की रिपोर्ट आनी थी, यानी एक तो गंदम का करप्शन स्कैंडल, ऊपर से कीड़े वाली गंदम, यानी जो गंदम बाहर से मंगवाई गई है वो कीड़ों वाली गंदम है, उसके भी पैसे अदा हुए हैं। वो पता नहीं अच्छी क्वालिटी की गंदम थी या वो कीड़े थे उसमें, क्या था, वो एक स्कैंडल हुआ। रिपोर्ट आनी थी, वो रिपोर्ट ही नहीं आई। तो ये सारे देखें, आज तो एक बात उन्होंने की और बड़ी वाज़ेह अल्फाज में की DGI SPR ने, लेकिन ये कि कल फिर गंदम खड़ा होगा ना। अच्छा, आज अदालतों में जो मामलात हुए हैं वो भी अफसोसनाक है। यानी वो जो, मतलब मैं तो इसको पहले जब ये लाइव ट्रांसमिशन नहीं होती थी तो मैं तो बड़ा सुन के मैं यकीन नहीं करता था इस बात पे कि इतनी ज़्यादा आपस में जज साहबान के। आज तो बिल्कुल अब तो लाइव जा रहा है TV पे। तो वो जो कहा एक मोहतरम जज साहब ने कि जज को बैठना ही नहीं चाहिए अदालत में, तो असल में दूसरे जज की तरफ शायद इशारा कर रहे थे। तो वो मामला फिर वो अपनी जगह पे चले गए गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। हाई कोर्ट के जजों ने ख़त लिखे हुए हैं। तो ये इश्यूज़ हैं। इन इश्यूज़ का हल क्या है। असल बात ये है कि इसका सोल्यूशन क्या है। हर एक को पता है हल, हर एक को पता है मसाइल का। मुझे भी पता है, सिक्योरिटी के इश्यूज़ का पता है, मईशत का पता है, सियासी अदम इस्तेकाम का पता है, ये सब इश्यूज़। हल क्या है इसका। ये जो एक अरेंजमेंट है ये हल है। ये तो कहते हैं हमारा इशू नहीं है। इशू तो जिनका है वो, अब नवाज शरीफ साहब हैं,
तो नवाज शरीफ साहब तो खुश होंगे कि 2014 से बन जाए कमीशन, लेकिन क्या वो हकीकत में वो कमीशन बन सकता है? अभी फैजाबाद का नहीं बन सका, उस पर वो चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि ये क्या है, ये क्या है भाई। तो मसला ये है कि पेचीदा इश्यूज हैं, इनको कैसे हल करना है, कैसे इसका सोल्यूशन होगा, कहाँ जाके ये ख़त्म होगा मामला, इसका इसका यानी एंड गेम क्या है, इसका एंड गेम क्या है? ये तो अभी हम दरमियान में है ना, बीच में तलखियाँ बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, फिर बढ़ती हैं, फिर कम होती हैं, फिर इसका एंड गेम क्या है? मुल्क है ना, 25 करोड़ आवाम हैं इसमें, तो इलेक्शन हो गया उससे भी हल नहीं निकला, इलेक्शन से पहले भी हल नहीं था, इलेक्शन ना होता तो भी हल नहीं था। वो जो चीफ जस्टिस साहब ने डेट दी उसकी, आइन ऊपर नीचे हो गया हुआ था सारा। तो ये अब इलेक्शंस के बाद भी हल नहीं आ रहा, तो फिर क्या इसका हल है? इलेक्शन क्या इसके जुडिशियल कमीशन से रिजॉल्व हो जाएंगे इशू? चलें जुडिशियल कमीशन एक बन गया, 9 मई की तहकीकात शुरू हो गई, फिर क्या होगा? वो तो पहले अंदर पड़े हुए हैं सारे भाई, वो तो अंदर पड़े हुए हैं ना, पहले ही पड़े हुए हैं, कुछ हैं कुछ नहीं है, वो तो पड़े हुए हैं, वो तो अंदर ही। ये हल है, हल ये सोल्यूशन क्या है इसका? मैं तो इसका इस बात का मुंतज़िर हूँ कि इसका सोल्यूशन निकले तब मुल्क आगे बढ़े, ठीक है ना? तो हल अब देखें क्या निकलता है। हमारे पास तो एक ही हल था, वो हम बता के थक गए, बताती भी रहेगी, सिस्टम नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। ये आप इसमें से जो मर्जी कर लें, ये जब तक आप इसको कॉम्प्रोमाइज़ करते रहेंगे ना, ये कॉम्प्रोमाइज़ होते करते, अच्छा चीज़ यूँ कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, तो वो कभी भी मुल्क जो है ना, बड़े एक सीधे कवानीन के ऊपर जो है ना मुल्क खड़े होते हैं। चाइना को आप देखें, बाकी मुल्क देखें, या अरब मुल्क देखें, आप कैसे तरक्की कर गए। और वो मतलब है कि कुछ कवानीन के असूलों पे खड़े होते हैं। तो वो अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका एक तो उन्होंने पॉइंट आउट किए ना सारे इश्यूज़, वो इश्यूज़ पॉइंट आउट हो गए, उसी के बाद वो थोड़ी देर वो हुकूमत के 1-2 वज़ीर आ जाते हैं, उनकी वो बीमा पॉलिसी है ये 9 मई, वो आके बात कर जाते हैं। भाई वो तो कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं ना बहुत से लोग। तो वो अब इसका हल क्या है, इसको सोल्यूशन क्या है? मतलब गवर्नर राज लगा दें केपी में, ये हल है? तो डिस्टेबलाइज सिस्टम पहले ही डिस्टेबलाइज है, गवर्नर राज जो होता है वो और डिस्टेबलाइज करता है सिस्टम को। तो इसमें अब हल कोई निकलना चाहिए इसका, इसमें बैठ के बात हो, मुज़ाकरात हो या ना हो, फिर लड़ें सब आपस में, क्या होगा? कोई हल तो होगा ना इसका। अदालतों के बाद भी हल नहीं है भाई, आखिरी मामला तो अदालतों तक था ना, कि अदालतें कोई कर लेती कोई काम, अदालतें आपस में तफरीक पैदा हो गई है, टोटल सिस्टम कोलैप्स है ना। भाई आप कहें कि लार्जर बेंच, ये बेंच, वो बेंच, वो फटा। तो ये तो मुझे नहीं पता कि इसका क्या सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन क्या है। वो अब हम तो सोल्यूशन के मुंतज़िर हैं ना, आवाम तो सोल्यूशन देख रही है ना भाई, गंदुम हो गया, ये हो गया, फलां हो गया, आगे से इधर करप्शन, उधर करप्शन, सोशल अनरेस्ट। ये तो सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन आ जाए तो फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि यार ये बड़ा ज़बरदस्त सोल्यूशन है। बाकी इश्यूज तो हैं अपनी जगह, इसमें तो कोई शक नहीं, इश्यूज हैं सारे अपनी जगह। दूसरी जो बात है वो ये कि, और ये जाहिर है कि हमारे जो बाहर से मेहमान आ रहे हैं सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान, तो अच्छा इमेज तो नहीं जा रहा, कोई अच्छा इमेज नहीं जा रहा। और उसमें ये बात कि देखें ना, आखिर में तो ये होता है कि भाई कोई मामला अगर ख़राब हो जाते हैं तो या तो सियासी शख्सियात आ जाती हैं दरमियान में, वो मामला को हल कराती हैं, वो पोलराइजेशन एक्सट्रीम पे है। सियासी जमातों के अंदर इख्तलाफात हैं, PTI में आप देखें कितने सारे इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, क्योंकि वो उनके कायदे अंदर हैं। उधर से मुस्लिम लीग नून के अंदर इख्तलाफ मौजूद हैं, मतलब एक वो मज़ामती ग्रुप, और वो पता नहीं अब किस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बहरहाल हैं। तो इशू ये है कि वो अब या तो पॉलिटिकल करें, पार्टियां करें, मगर वो पॉलिटिकल पार्टियां क्यों करेंगी इस वक्त? भाई वो करेंगी तो वो तो 8 फरवरी उनके सामने खड़ा है, वो तो जो भी कुछ हुआ उसके बाद वो आ गए, अरेंजमेंट हो गया और मखसूस सीटें हैं, तो वो तो नहीं करेंगे। तो अदालतों में आपस में मसला हो गया, वरना अदालतें अगर एक ऐसी हो ना कि जो बिल्कुल एक तगड़ा सा एक लार्जर बेंच बनाए, वो बैठे हैं जज साहिबान सारे, जैसे होता रहा हमेशा हुआ है। वो देखें अदालतें कभी भी कोई हमारी मुल्क की तारीख में अदालतों के ऊपर बड़े सवालात उठते रहे, लेकिन आवाम का तो कम से कम एक एतमाद उन पर रहा है ना अदालतों पर। लेकिन अब यह है कि वो अदालतें ही अगर पोलराइजेशन हो गई अदालतों में ही जज साहिबान की, तो फिर कैसे बनेगा अदालती कमीशन?
और तहकीकात कौन कराएगा? तो ये इश्यूज़ का हल क्या है, ये सवाल है। ये कल क्या होगा, परसों, 4 दिन बाद, हफ्ते बाद, ये सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन हमारे सामने आना चाहिए ताकि मुल्क आगे बढ़े। इसी में सिक्योरिटी क्राइसिस पैदा हो रहे हैं, वो बात उन्होंने बात की कि सिक्योरिटी क्राइसिस पैदा हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं लोग, बाकी सारे, लेकिन सोशल अनरेस्ट भी तो है, लोग भी तो अपने बच्चों को ज़िबा कर रहे हैं भूख के मारे। तो ये सारे इश्यूज जो हैं ये रिजॉल्व करने, मईशत, फिर आपका बजट, फिर बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो ये इनका हल जो है वो बतौर एक कौम हमने ढूंढना है। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये देखें, मैं वो बात कह रहा हूँ ना कि बहुत बड़े वाक़यात से हम अपने आप को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं अपने ये इंटरनल टर्मोइल की वजह से। दुनिया जो बड़े इस वक्त बड़े वाक़यात, बड़े फैसले दुनिया कर रही है और हम उसमें हैं तो सही एक तरह से, लेकिन हम उसमें कोई बहुत फ़ाल किरदार अदा नहीं कर रहे। मतलब ये कि ये आप बयान जो भी मैं सुन रहा था वज़रा को कि हम गज़ा के अवाम के साथ हैं, वो भी तो पूरी दुनिया साथ है, कोई फ़ाल किरदार नहीं है। फ़ाल किरदार होता है ना कि आप किसी डिप्लोमेसी में होते हैं, कहीं दरमियान में होते हैं, बीच में, वो रोल पाकिस्तान का हमेशा रहा है, इस वक्त होना चाहिए था। लेकिन ये कि इस वक्त चूँकि इंटरनल टर्मोइल बहुत ज़्यादा है तो ध्यान सारा उधर है। अब ये देखें कि 24 घंटों में क्या हुआ, पहले तो उसका ज़रा जायज़ा लेना। पूरी दुनिया की अगली जियो पॉलिटिक्स जो है वो गज़ा से निकलेगी। एक तो बात हुई, गज़ा से अगली जियो पॉलिटिक्स निकलेगी। अब हुआ ये कि इन्होंने जनाब रफ़ा के ऊपर चढ़ाई कर दी इसराइल ने, और चढ़ाई उस वक्त कर दी इन्होंने, और रफ़ा जो है वो एक रेड लाइन है, रफ़ा बिल्कुल। और इन्होंने कहा कि वो रफ़ा से लोग जो है वो चले जाएं, छोड़ दें जगह, और वो छोटी सी जो साहिली पट्टी जो कल हमने बताया था, छोटा सा इलाका, वहाँ सारे जाके बैठ जाएं और वहाँ पर 1 लाख आबादी वहाँ चली जाए, और साथ ही इन्होंने जो है वो मवासी के इलाके में चले जाएं और हम यहाँ पे जो है ये शुरू करने लगे हैं ऑपरेशन। इन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया और इन्होंने ये जो रफ़ा क्रॉसिंग का जो फ़लस्तीनी साइड है उसके ऊपर कब्ज़ा भी कर लिया। वो टैंक्स दाखिल भी हो गए रफ़ा में और वो सारा मामला हो गया। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि एक इंतहाई गैर मुतवक्को खबर आई जो इसराइल को पता ही नहीं थी। वो ये कि हमास ने कहा कि हम जो है वो जंग बंदी का मुआहदा कबूल कर रहे हैं। अच्छा, ये धचका था नेतन्याहू के लिए, क्योंकि नेतन्याहू ये समझ रहे थे कि शायद जो है वो ये हमास वाले चले गए हैं वापस, और ये CIA के जो डायरेक्टर हैं वो भी पीछे पीछे कतर चले गए हैं। कतर से ऐलान हो गया हमास का कि हम मुआहदे को एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके बाद जनाब ये हुआ कि मुआहदे को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब जैसे मुआहदे को एक्सेप्ट, इसमें बहुत बड़ा रोल CIA चीफ बिल बर्न्स का है, विलियम बर्न्स का रोल जिनका बनता है वो हम हमेशा कहते हैं उनका रोल, और ये ख़ास तौर पे जो ग्रुप जो आप समझ लें कि जो चाहता है अमन हो, जो बाइडेन इंतज़ामिया में, तो विलियम बर्न्स का बहुत बड़ा रोल। उन्होंने जनाब ये कायल करके हमास से ऐलान करवा दिया। ये घुस चुके थे उस वक्त तक रफ़ा में। अब रफ़ा में घुसे हुए थे ये, और साथ ही ये हुआ कि इन्होंने कहा कि ये कैसे हो गया, ये सारा क्या हुआ। तो पता चला कि जनाब हमास के साथ, नेतन्याहू के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो गया। धोखा ये हुआ है कि उन्होंने, हमास के लोगों ने गालिबन, अभी तक जो इतलात हैं, वो अमेरिका को इस बात पे कायल किया कि देखें हमने ये लोग सारे रिहा करने थे आज से 6 महीने पहले। 6 महीने पहले हम जंगबंदी और आप जंगबंदी की बात कर रहे थे, इसमें मिस्र भी और कतर भी। लेकिन मसला ये कि इन 6 महीनों में उनकी तरफ से जो कत्लेआम हुआ है तो उसमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं, हमारे भी शहीद हो गए हैं, तो इन्होंने अपने लोग भी मारे हैं जान जान के, और उन्होंने सबूत भी दिखा दिए CIA की चीज़। उन्होंने कहा जी 33, अभी हमसे कह रहे हैं कि 150 आदमी रिहा करो या 140 है जो भी कमाली, तो हमारे जो लोग बच्चे और बाकी जहाँ पर इनको शक होता था वहाँ मारते थे, तो ये अस्पताल में छुपाते थे ये कमालियों को, तो यहाँ मारते थे। तो जो जिंदा हैं वो जिंदा हैं, जो जिंदा नहीं है वो नहीं है जिंदा। तो आखिर में जनाब ये तय हुआ कि वो 33 लोग 33 लोग हवाले करेंगे इसराइल के पहले मरहले में। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो 33 जिंदा हों, वो 33 लाशें भी हो सकती हैं। ये जो है इसकी ये खबर जो मिली इनको,
इन्होंने कहा जी बात सुन, 150 है ना टोटल, आखिरी मरहले में जो आखिरी मरहला आना था 42 दिन का, उसमें यह था कि जो डेड बॉडीज हैं वो एक दूसरे को दी जाएंगी, और डेड बॉडीज अभी की नहीं, पुरानी डेड बॉडीज जो कई कई सालों से एक दूसरे के ने रखी हुई हैं, या डेड बॉडीज़ का भी तबादला होता है ख़ास अंदाज में ना, यानी जो मतलब है कि 5 साल पहले कोई इसराइली उधर मर गया या उधर फ़लस्तीनी, तो डेड बॉडीज़ का तो भी तबादला होता है बाकायदा। तो इन्होंने कहा कि जी जो तीसरा आखिरी मरहला होगा उसमें डेड बॉडीज़ होंगी, लेकिन फिर ये हुआ कि इन्होंने, हमास वालों ने कहा कि जी 3 मराहिल हैं, तो 3 मरहले में इतने लोग हमने जिंदा दे दिए, दूसरे मरहले को फिर ये रोक देंगे, क्योंकि हम शायद वो तीसरे मरहले तक, ये तो रफ़ा में ऑपरेशन शुरू कर दिए इन्होंने, मारना शुरू कर दिए, चढ़ाई शुरू कर दी है, तो ये तो जिंदा, तो आप इसमें डेड बॉडीज़ को भी इंक्लूड करें 33 में, कुछ जिंदा होंगे कुछ मरे हुए होंगे, इनके इन्होंने मारे, हमने नहीं मारे, हम क्यों मारेंगे? हम अगर मारेंगे या गमाली को, तो हमारा तो वो जो क्या होना चाहिए, क्या कहते हैं उसको, कि हमारे जो उनके साथ मुज़ाकरात के मामलात हैं वो कम हो जाएंगे ना, कि इनको ये कमाल ही नहीं है, तो हम क्यों मारेंगे ये, हम तो जिंदा रखना है हमने, ताकि वो हम उनके बदले रिहा करवाएं फ़लस्तीनी कैदी और 2 रियासती हल की तरफ जाएं। तो इन्होंने मारे अपने बंदे, इसराइल ने खुद। अच्छा, ये बात जो है ये नेतन्याहू साहब को पता नहीं थी। नेतन्याहू साहब ने ये कहा कि ये तो वो डील ही नहीं है जो हमसे हुई थी, हमसे तो जिंदा लोगों की डील हुई थी, ये तो 33 में। उन्होंने, अमेरिका ने कहा कि ये तो भाई 1 मिनट ठहर जाएं, ये लोग किस तारीख को मरे हैं, कहाँ मरे हैं, कैसे मरे हैं, ये वो सारे तो आपने मारे हैं और ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जनाब ये हुआ कि इसराइल ने कहा हम तो रफ़ा पे चढ़ाई करेंगे और हम तो कत्लेआम करेंगे, हम जारी करेंगे। और उसके बाद जनाब ये हुआ, इसी दौरान पहुंचे हुए थे शाह अब्दुल्ला II, बाइडेन से उनकी मुलाकात हुई। जो मैंने कल भी कहा था कि उनकी बाइडेन से मुलाकात तय थी, क्योंकि ये तय था कि ये नेतन्याहू जंग बंदी पे जाएगा। अब जनाब ये हुआ कि ख़त्म नहीं हुआ किस्सा। मैंने इतना सख्त सऊदी अरेबिया का स्टेटमेंट इसराइल के बारे में हालिया बरसों में नहीं देखा। सऊदी अरेबिया, ये मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ सऊदी अरेबिया की प्रेस एजेंसी 8th स्लाइड, मैंने इतना सख्त, यानी सऊदी अरेबिया कंडेम करता है। हालिया दिनों में सऊदी अरेबिया ने जो सख्त एक लैंग्वेज यूज़ की है उनकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, 8th स्लाइड को अगर हम दिखा सकें, ये उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ये किंगडम, ठीक है, Ministry of Foreign Affairs expresses kingdom's warning against Israeli occupation forces. Warning. Occupation forces targeting Rafah as part of its bloody, systematic campaign to storm all areas of Gaza Strip and displace its residents. ये सऊदी अरेबिया की उनकी यानी आप देखें कि उनका जो स्टांस ऑफिशियल, किंगडम सऊदी अरेबिया ने कहा वार्निंग ऑफ द डेंजर्स कंसर्निंग द इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस टारगेटिंग ऑफ द सिटी ऑफ रफा इज पार्ट ऑफ देयर ब्लडी सिस्टमैटिक कैंपेन टू स्टॉर्म ऑल एरियाज ऑफ गाजा स्ट्रिप एंड डिस्प्लेस इट्स रेजिडेंट्स इनटू अनसर्टेनिटी। और ये आगे सेफ हेवन्स बनाने के लिए फॉलोइंग एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन कॉज बाय, और फिर मिनिस्ट्री ने, उनकी सऊदी अरेबिया ने कहा कैटेगोरिकल रिजेक्शन ऑफ ऑक्यूपेशन फोर्सेस, कि वो ब्लेटेंट वायलेशन तमाम इंटरनेशनल रेजोल्यूशंस की कर रहे हैं। और ये सारा, यानी सऊदी अरेबिया ने की जो आया कल ये रात को स्टेटमेंट, मैंने आपसे कहा ना कि मैं हालिया दिनों में मैंने बहुत कम इस तरह की लैंग्वेज है, बिल्कुल स्ट्रेट वार्निंग, और ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं ब्लडी सिस्टम है। अच्छा, फिर मिनिस्ट्री रिव्यूड द किंगडम्स कॉल टू इंटरनेशनल कम्युनिटी टू प्रॉम्प्टली इंटरवीन टू, अच्छा, जेनोसाइड, ये सऊदी अरेबिया ने रात को ये आ गया। इसी से ज्यादा सख्त स्टेटमेंट आया इजिप्ट का। इजिप्ट रफा के ऊपर वो तो कह चुके हैं ना कि रफा पे दाखिल हो गए तो इसका मतलब है पीस अकॉर्ड खत्म होगा। उसके बाद जनाब उधर अल जजीरा बंद किया हुआ है कतर तो बिल्कुल, कतर तो सीधी बात करता है। कतर जो है ना वो यानी डिप्लोमेटिकली भी, और वो बिल्कुल इस तरह की हरकतें कि उधर बाइडेन उधर बात कर रहे हैं, फिर इधर बात कर रहे हैं, फिर उधर बात कर रहे हैं, तो कतर ने अपने आपको पीछे किया हुआ है कि भाई आप इनको समझाएं वरना हम जो बात ना करें। लेकिन मिन्नत समाजत करके कतर को भी रखा हुआ बीच में, क्योंकि हमास की क़यादत कतर में और CIA के चीफ कतर आ गए थे। अब जनाब क्या हुआ कि
उसके साथ ही एक और स्टेटमेंट आया। यह स्टेटमेंट मेरे लिए बाकी स्टेटमेंट्स के साथ मजीद हैरान कुन है। हैरान कुन इसलिए है कि जो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैं वो फ्रांस में हैं, अब तो खैर पहुंच गए हैं वो बेलग्रेड, और बेलग्रेड में वो जो 1999 में जो बॉम्बिंग हुई थी उसमें बात करूंगा, और बस सख्त बयान दिए वहां बेलग्रेड में। शी जिनपिंग ने मैक्रों के साथ मुलाकात की, खाना वगैरह खाया। उसके बाद पहली दफा फ्रांस ने चाइना के साथ, ये मैं 14th स्लाइड दिखा रहा हूं, चाइना और फ्रांस ने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसके 10 पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स, और 10 के 10 पॉइंट्स मशरिक़ वुस्ता के बारे में। उसमें यूक्रेन का जिक्र नहीं है। 10 पॉइंट्स, ठीक है। फ्रांस चाइना जॉइंट स्टेटमेंट ऑन सिचुएशन इन मिडिल ईस्ट। परमानेंट मेंबर्स हैं दोनों, चाइना और फ्रांस, और वो जनाब हल ढूंढ रहे हैं। फिर उसके बाद जनाब हेड ऑफ, ये एक मैंने कहा 10 पॉइंट्स हैं, 10 के 10 मिडिल ईस्ट के ऊपर। सिचुएशन ऐसे चेंज हो रही है दुनिया की इस वक्त, फ्रांस और चाइना। उसके बाद जनाब रफा के ऊपर उन्होंने सख्त पॉइंट लिया, दूसरा, तीसरा रफा के ऊपर, फिर 2 स्टेट सॉल्यूशन के ऊपर, फिर उसके बाद ये यरगमाली, फिर इसराइल, आगे पीछे ये डिजास्टर, पैलेस्टीनियन सिविलियंस, ह्यूमैनिटेरियन लॉ तबाह हो रहा है वहां पे, सारा वायलेशन। चाइना और फ्रांस, मैंने आपसे कहा ना खाली चाइना होता तो मैं कुछ कह, खाली फ्रांस होता। चाइना और फ्रांस पेरिस में शी जिनपिंग के दौरे के बाद स्टेटमेंट जारी हो रही है। यूक्रेन पे नहीं हो रही, यूरोप पे नहीं हो रही, स्टेटमेंट जारी हो रही है मिडिल ईस्ट के ऊपर, और ये सॉल्यूशंस, ठीक है। और ये उसके बाद जनाब 2 स्टेट सॉल्यूशन, 10 पॉइंट्स हैं इसके। ये जनाब इशू हुई रात को। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी नहीं है। ये अभी ये मामला ठीक हो भी जाएंगे। देखें, ये फ्रांस और चाइना की स्टेटमेंट का मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा फ्रांस इन्वॉल्व है। मैं हमेशा कहता रहा हूँ, उनकी बात जो हुआ था ऑटोमन्स के बाद, फ्रांस अभी भी इन्वॉल्व है और चाइना भी आ रहा है। तो चाइना और फ्रांस की मिडिल ईस्ट के ऊपर। अब जनाब ये हुआ कि आखिरी इतलात ये हैं कि CIA की टीम दोबारा पहुँच गई है कायरा, हमास के लोग भी पहुँच गए दोबारा कायरा, 100 जूते और 100 प्याज। इसराइल की टीम भी पहुंच गई है कायरा। वो कह रहे हैं कि हमने अपने लो लेवल, मिडिल लेवल लोग भेजे, सीनियर नहीं भेजे, तो सारे उनके गए हुए। और अमेरिका ने रात को ये बयान उनकी तरफ से आ गया कि हम आपके जो प्रिसीजन वेपन्स हैं वो सप्लाई उसकी बंद कर देंगे इसराइल की, अगर आप रफा की तरफ बढ़े। क्योंकि सारे मुल्कों ने, मैंने आपसे कहा ना सऊदी अरेबिया, देखें आप सऊदी अरेबिया, अच्छा साथ ही मैं इसको क्लोजर की तरफ जाऊं, साथ ही इजिप्ट ने और UAE ने और कतर ने आपस में राब्ता करके, और जो पीस कीपर्स उतरने हैं, जो फौज आनी है गजा में, उसकी तैयारी शुरू कर दी है। कितने मुल्कों की कितनी फौज आएगी इसराइल के निकलने के बाद, और उन्होंने नंबर भी शेयर कर दिया अमेरिका के साथ। और अमेरिका ने कहा कि कोई इतराज़ नहीं, हमें भी जरा थोड़ी सी खिड़की झांक मार के हम भी थोड़ा अपने इधर उधर आ जाएगा, कुछ शरारत मत कीजिएगा। ये सारा मामला तय हो गया। नेतन्याहू ये कह रहा है कि मुझे मुझसे धोखा हुआ है, थ्रो अंडर द बस। वो कह रहे हैं मुझसे धोखा हुआ है। ये इन्होंने अरबों के साथ मिलके, अमेरिकन ने सऊदी अरेबिया के साथ, UAE के साथ, कतर के साथ, इजिप्ट के साथ, जॉर्डन के साथ मिलके मेरी पीठ में छुरा भोंका इन्होंने, और ये सारा इन्होंने मुआहदा वेदा तय करके, और उसके बाद ये अब फौजें उतारने की तैयारी कर रहे हैं। यहां तक चले गए हैं कि वो, मैंने कहा है कि मैं रफा में ऑपरेशन कर रहा हूं, वो आगे से डिस्कस कर रहे हैं कि पीस कीपर्स कौन से उतरेंगे। ये मजाक, ये जी डॉक्टर साहब ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। ये कोई बात है भला, हवक वाले उसके बाद नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या नजर क्या सोच रहा होगा बेचारा जी। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, ये जंग बंदी हो जाएगी या मामला जो है खराबी की तरफ भी जा सकता है? खराबी की तरफ तो बहुत जा चुके हैं गजा में, लेकिन अगली जो जियो पॉलिटिक्स है पूरी दुनिया की, वो वहीं से जन्म ले रही है। और मैं आपको ये देखें, पाकिस्तान में ये मैन मेड क्राइसिस ख़त्म करना पड़ेगा।
अब ये कैसे ख़त्म होगा? ये तो यहीं पे सारे फरीकैनियाँ बैठे हैं, ये कोई बाहर से तो जंग नहीं हो रही ना, अंदर ही बैठे हैं लोग सारे। अभी कैसे करेंगे? देखें, अदालतें तकसीम है, और मैं आपको ये बताऊं कि अदालतें उनके जो जज साहिबान हैं उनकी अक्सरियत का रुख जो है आहिस्ता आहिस्ता जो वो बात कर रहे हैं तो वो तो तहरीक इंसाफ की तरफ जा रहा है, वो तो तहरीक इंसाफ की फेवर में चीज़ें नज़र आ रही हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं, मेरी आज कुछ लोगों से बात हो रही थी तो वो ये कह रहे हैं कि ये फॉर्म 45 और 47 भी आने वाले दिनों के अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी जो है ऐसे फैसले कर सकते हैं जो कि तहरीक इंसाफ की फेवर में जाए मजीद। तो ये जो है इसको तो ये मामला तो अब फिर नवाज शरीफ साहब, भाई नवाज शरीफ साहब जो हैं वो क्या इसमें ये गंदम स्कैंडल जो है, देखें गंदम स्कैंडल में दो ऐसी शख्सियातें हैं जो नवाज शरीफ साहब को पसंद कतन नहीं है, और वो दोनों केयर टेकर हुकूमतों में और मौजूदों में। काकड़ साहब वजात फरमा रहे हैं, काकड़ साहब ने आज बात वजात फरमा रहे हैं, काकड़ साहब वो कह रहे हैं इतना पैसा कैसे बन सकता है, मैं कोई कोलंबिया का स्मगलर हूँ जो इतने सारे पैसे बन जाएंगे इसमें। और दूसरा ये कि वो मोहसिन नकवी साहब भी नहीं पसंद कर रहे बहुत ज़्यादा अब, लेकिन नवाज शरीफ साहब, लेकिन ये कि क्या वो शहबाज शरीफ साहब को ये कहेंगे कि कमेटी बनाओ? कमेटी आज कल बन जानी चाहिए थी रात को। अच्छा, ये सूमोटो देखिए पब्लिक के लिए होता है ना, अवाम के लिए, मसाइल के हल के लिए सूमोटो है। तो ये गंदम इतना बड़ा स्कैंडल, नैब भी नहीं है, सूमोटो भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, कमेटी भी नहीं आ रही, क्या हो गया भाई? कीड़े खिला दिए लोगों को। तो कम से कम पैसा देके गंदम तो अच्छी मंगवा लेते। हम कहते को यार बाहर से अच्छी क्वालिटी की गंदम आ गई, वो गंदम में कीड़े वाले गंदम कौन से लोग खा गए सस्ती रोटी में, पता नहीं, खुदा जाने। तो मसला ये कि ये अब देखें कल तक क्या होता है, ये पोलराइजेशन ख़त्म करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी। और वो बात अब कैसे होती है, किस तरह से किस रुख पे होती है, बहुत पोलराइजेशन हो गई। और इसका इसमें जो है ना वो जो आज DG ISPR की 3 पॉइंट्स वही हैं जो मैं कह रहा हूँ, सिक्योरिटी, इंटरनल टर्मोइल, ठीक है, और ये सोशल अनरेस्ट, और ये फॉरेन पॉलिसीज़ का जो इशू है, आपके पड़ोसी मुल्कों से क्या मामला आते हैं, वहाँ से दहशत गर्दी हो रही है, नहीं हो रही, कैसे हो रहा है, क्या? क्योंकि अब तो ज़ाहिर है कि चाइना के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आ गए ना सारे मुल्क। तो ये इसको भी हमने देखना है, मामलात को, मतलब है कि आगे बढ़े, सरमायाकारी हो, मईशत, मसाइल अवाम के हल हों। तो ये अब कैसे होगी, अब ये देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर मामलात का हल क्या है। यानी ये तो हमें पता है कि पोलराइजेशन है, तो हल क्या है इसका? और अदालतों में जज साहबान की आपस में, तो ये तो बिल्कुल ही बहुत ही ख़राब मामला है। अच्छा, इसमें अब देखें, ये अल्लाह करे कि वहाँ से ये जो भी अगली जियो पॉलिटिक्स आती है वो बेहतर हो, लेकिन गजा से ही जन्म लेगी। अब जनाब वो, अच्छा वो जो ये जो है ना कि जिंदा या मुर्दा, 33 लोग रिहा होंगे, लेकिन उसमें रिहा होंगे, उसमें जिंदा भी हो सकते हैं, मुर्दा भी हो सकते हैं। हमास ने ये कायल कर लिया अमेरिकन को, और अमेरिकन कायल हो गए इस बात पे कि भाई ये तो इनके लोगों ने मारे, आपने तो नहीं मारे, ये तो इसराइल के लोगों ने ही मारे हैं, अगर अपने लोग भी इनके मरे हैं तो। क्योंकि वो तो बेतहाशा बमबारी करते रहे हैं, और वो तो हर जगह पे उन्होंने अस्पतालों में जो 40,000 के लगभग हो गए हैं शोधा। दूसरा जो मामला है वो ये है कि US आइजनहावर दोबारा आ गया रेड सी में। US आइजनहावर जो है ये भी अप्रैल में गया था, यहाँ पे काफ़ी अरसा खड़ा रहा, बड़ा स्ट्राइक ग्रुप है, और ये क्रॉस करके सुएज कैनाल को यहाँ पे रेड सी में दोबारा आ गया, और ये रहेगा कोई 200 दिन। अब इसकी जो इनिशियल ऐलान हुआ है वो 200 दिन का ऐलान हुआ है। अच्छा, इसमें जो तो ये जाहिर है कि यहाँ पे हालात ठीक नहीं है, और हमारे इर्द गिर्द तो ये सारी इधर ही आसपास ही हो रहा है। अच्छा, उन्होंने जो है वो यानी जो शी जिनपिंग हैं, प्रीमियर शी जिनपिंग, वो फ्रांस से पहुँचे हैं अब बेलग्रेड वो पहुँचे हैं 1999 में, यानी 25 साल हो गए हैं उस बॉम्बिंग को जो कि बेलग्रेड में हुई थी चीनी सफारत खाने पे। अब जनाब वहां पहुंच के जो प्रीमियर शी जिनपिंग ने बात की है, वो उनकी जो बात है वो मैं फाइनेंशियल टाइम्स को यहां पे कोट कर देता हूं, ठीक है, 19 स्लाइड। उन्होंने नेटो पे तनकीद की है, और उन्होंने ये 19 स्लाइड, वो कह रहे हैं कि 1999 में जो बेलग्रेड की बॉम्बिंग हुई थी उसको उन्होंने कंडेम किया, और उन्होंने ये कहा है कि हम इसको
भूलेंगे नहीं, ठीक है। और नेटो को मैसेज दिया उन्होंने। नेटो के बारे में फ्रांस और सर्बिया में, यानी यूरोप में खड़े होकर उन्होंने नेटो को कहा है कि नेटो चाइना के अगेंस्ट आई थी। अभी आपको पता है नहीं, दोबारा ये नेटो बनाने की बात हो रही थी कि नेटो का दफ्तर खुलेगा जापान में, आगे पीछे, वो नहीं खुला। लेकिन जो नेटो को वो वहां तो नहीं आने दे रहे किसी सूरत। फिर ये क्वाड को भी नेटो का नाम दे दिया गया कभी, तो वो बात बन नहीं पा रही। लेकिन प्रीमियर शी जिनपिंग ने नेटो के बारे में बात की है। और ये जो है, ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट भी कह रहा है, 18 स्लाइड अगर हम डिटेल में पढ़ना हो, चाइना सेंड्स मैसेज टू नेटो विजिट टू बेलग्रेड एम्बेसी बॉम्बिंग साइट। पहुंच गए बेलग्रेड, कल तक इसकी डिटेल्स आ जाएंगी कि वहां पे क्या इन्होंने बात की है। लेकिन जाने से पहले इन्होंने नेटो के बारे में बात की है कि हम भूले नहीं है नेटो को। और ये फ्रांस में इन्होंने बात की है, इन्होंने कहा भूले नहीं, हमारी एम्बेसी के ऊपर अटैक हुआ था। अमीर कुवैत जो हैं, जो कि अभी पिछले साल जिन्होंने इक़्तिदार संभाला है, वो जीसीसी के मुल्कों में तो बहुत फाल रहे हैं। लेकिन वो जीसीसी के जो खलीजी ताउन मुल्क, पहला मुल्क जिसका वो दौरा कर रहे हैं और वो पहुंचे हैं वहां पे, वो तुर्की है। और वहां पर उनकी मुलाकात जो है वो हो रही है, वो मेज़बान हैं वहां पे उनके तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान, अमीर कुवैत। और इसी दौरान जो जब ये रात को प्रेस रिलीज वगैरह इशू हुई, सारी हुई, तो ये सऊदी अरेबिया ने बड़ा सख्त स्टांस लिया इस बात पे। क्योंकि देखें, सऊदी अरेबिया जो है ना, वो दरमियान में अभी तक सऊदी अरेबिया बीच में नहीं था। कतर में बात हो रही थी, काहिरा में हो रही थी। ये सारे मुल्क जो हैं, ये सऊदी अरेबिया को, एक पूरी दुनिया में सऊदी अरेबिया खास अंदाज में देखा जाता है। सऊदी अरेबिया वो आए, और आपको याद होगा वो दिन जब सेक्रेटरी बाइडन, प्रेसिडेंट बाइडन आए थे और उन्होंने ऑयल की प्राइसेस इनकार कर दिया था। इसी तरह से वो ओपेक प्लस का हिस्सा भी है। इसी तरह से सऊदी अरेबिया एक इंडिपेंडेंट, अब वो जैक सलिवन का बयान और ये और आगे पीछे सऊदी, ये जो उन्होंने बयान दिया रात को, उसके बाद सऊदी अरेबिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं फैसल बिन फरहान, उनकी सर्जेई लैवरोव से बात हुई टेलीफोन पे, काफी तवील बात। इस पूरे मामले में रशिया भी है, चाइना भी है, मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में, ये हर जगह पे। मैंने आपसे कहा ना कि फ्रांस से यूक्रेन के बजाय और यूरोप के बजाय मिडिल ईस्ट के ऊपर स्टेटमेंट आ रहा है, 10 नुकाती स्टेटमेंट, कंप्लीट पॉलिसी, और वो रिलीज हो रहा है पेरिस से, और उससे रिलीज हो रहा है जब यहां पे ये, तो ये मैसेज आ रहा है किसको? मैसेज आ रहा है अमेरिका को कि भाई आप दरमियान में, यूरोप, और ये क्या फ्रांस लीड करेगा यूरोप को आगे, कैसे होगा? जर्मन्स, कुछ वहां पे मीडिया के लोगों से बात हुई, वहां पर एक थॉट ये भी पाई जा रही है कि हमें शायद बैलेंस ही रखना चाहिए था दरमियान में, हमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि फ्रांस जो है वो भी बात कर रहा है कि भाई ये आप पीस जो है, ये यूक्रेन के साथ पीस प्रोसेस को तेज़ी से आगे बढ़ाएं, इससे पहले कि वो वहाँ पे पता नहीं ट्रंप आता है कि बाइडन आता है, क्या होता है, तो ये आप पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। लेकिन पीस प्रोसेस जो है, देखिए ये जो है ना यूक्रेन वाला मामला, मेरा अपना ख्याल है, एब्सोल्युटली रॉन्ग, बहुत ज़्यादा शायद यहाँ पे प्रेसिडेंट पुतिन जो है ना वो एक खास मर्रे पे रुक जाएं। उसकी वजह यह है कि यूक्रेन को वो अपना हिस्सा समझते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ताइवान के ऊपर क्या चाइना हमला करेगा? एक सवाल है ना कि क्या चाइना हमला करेगा या वो ताइवान को अपनी गोद ले लेगा, क्योंकि ताइवान को तो अपना हिस्सा समझता है ना वो। भाई आप जिस इलाके को अपना हिस्सा कहते हैं, तो क्या उस पर आप हमला करके लोग मार के फिर उसको लेंगे या खुद ब खुद? तो एक ये भी बात चल रही है कि भाई वो वहां पे जंगबंदी ज़ेलेंस्की ऊपर नीचे हो, तो वो यूक्रेन एक फ्रेंडली मुल्क है, और चूंकि वहां पे नेटो आ गया था तो इसलिए वो जंग छिड़ी, तो वो तो कोई इशू नहीं है। ऐसा बड़ा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि भाई यूक्रेन को उन्होंने हिस्सा ही बनाना है और यूक्रेन को ऐसे करना है। वो तो पुतिन इसलिए कूदे थे जंग में कि उधर नेटो, उन्होंने कहा था कि नेटो के एक्सपेंशन अब ना करें, तो बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है। ये इशू बड़ा है जियोपॉलिटिक्स जो गजा की है, क्योंकि यहाँ पे 40,000 आपने लोग मार दिए, 60% उसमें बच्चे और औरतें, और कत्लेआम है। यानी सऊदी अरेबिया ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है, मैंने ना सऊदी अरेबिया की स्टेटमेंट को आप देखें तो कत्लेआम, ठीक है, जेनोसाइड, मतलब है कि स्लॉटर, उनके अल्फाज देखें आप सऊदी अरेबिया। तो ये सारे अब जनाब बैठे हुए हैं कायरा में,
और इसराइल ने पहले चूं की कि हम तो नहीं जाएंगे। अमेरिकन बैठे हैं वहाँ पे, अमेरिकन से ही लोग बैठे हैं, और भी नेतन्याहू पहुंचे हैं वहाँ पे, और ये कह रहे हमारे साथ धोखा हुआ है, क्योंकि वो 33 लोग जो रिहा करने की बात हुई है उसमें जिंदा और मुर्दा दोनों है। उसमें ये नहीं है कि जिंदा, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो गैलेंट ने बयान दिया है उनके वज़ीर दिफा ने, उन्होंने कहा कि उस वक्त तक हम रफा का ऑपरेशन नहीं रोकेंगे जब तक पहला यरगमाली रिहा नहीं हो जाएगा। तो पहला यरगमाली तो रिहा कर देंगे और रात को या कल, तो ये तो कोई बात ना हुई। तो मेरा ख्याल है, मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ भी करता हूँ, हम तो दुआ कर रहे हैं कि पहले तो अमन कायम होना, फिर ये बाद में सारी बातें देखी जाएंगी। पहले इंसानी जानों का ज़िया बंद हो, पहले बेगुनाह इसमें जो मारे जा रहे हैं, और दुनिया भर में एक भूचाल आया हुआ है, यूनिवर्सिटियों में हंगामे हो रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, ये पोलराइजेशन दुनिया की ख़त्म हो, पहले जंगबंदी हो जाए, कत्लेआम खत्म हो, फिर उसके बाद बैठ के कुछ उधर लचक कुछ इधर लचक, कोई आगे पीछे 100 बातें होती रहेंगी, और उधर भी लचक दिखानी पड़ेगी, इधर भी लचक दिखानी पड़ेगी। और ये मामला मैं समझता हूं कि अब एक ऐसी जगह पे आ गया है, क्योंकि रफा के बाद जो इजिप्ट ने स्टेटमेंट दी, मैंने अगर इजिप्ट और यूएई और कतर के दरमियान ये बात डिस्कस होना शुरू हो गई है कि वहां पे फौजें, पीस कीपर्स किस तरह उतरेंगे और किस वक्त उतरेंगे गजा में, इंसानी जान, ये डिस्कस होना शुरू हो गया है। तो ये इसराइल को भी पता है ना कि वो पीस कीपर, मतलब हमास ने कह दी और अमेरिका ने इंडोर्स कर दिया, तो वो पीस कीपर्स फौजें उतर जाएंगी गजा में, तो फिर उसके बाद क्या होगा। तो ये मेरा ख्याल है कि ऐसा मामला है जिसके ऊपर, और खासतौर पर शी जिनपिंग का जो स्टेटमेंट आया है फ्रांस के साथ खुल के, तो इसमें अब मेरा ख्याल है इसराइल के पास ऑप्शंस बहुत ही महदूद हैं, और हम दुआ करते हैं कि कल तक ये कत्लेआम बंद हो और दुनिया अमन की तरफ जाए। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गुर्दोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।